इस वक्त हमारे यहाँ ठंड का समय है और हो सकता है आपको भी घर में बैठकर ठंड लग रही हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आज से 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी का तापमान 8500 डिग्री था और पूरी पृथ्वी एक उबलता हुआ लावा थी और उबलते हुए लावे से पूरी पृथ्वी फिर बर्फ में ढक गई और एक बर्फ का गोला बन गई। आज हम जानेंगे पृथ्वी का 450 करोड़ का सफर इस वीडियो में। वो जगह जिसे आज हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं वो कभी कई सारी गैसों और धूल के बादलों से भरी हुई थी और उन बादलों से दूर एक ऐसा स्टार था जिसमें काफी एनर्जी थी और वो स्टार धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज कर रहा था। और जब वो स्टार अपनी पूरी एनर्जी लूज कर गया तो वो कई टुकड़ों में बट गया और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट ने एक ऐसा प्रेशर और हीट क्रिएट करी जिससे जो धूल के बादल थे वो बड़े बड़े रॉक्स और मीटराइट में कन्वर्ट हो। और इस प्रेशर से इन बादलों के बीच जो पत्थर बन चुके थे उनमें रेडियो एक्टिव परसेंट था जिसने ग्रेविटी बनाई और इस ग्रेविटी से हाइड्रोजन और हीलियम सेंटर में कलेक्ट होने लगे जिससे फिर एक प्रेशर क्रिएट हुआ और ये प्रेशर फिर एक एक्सप्लोजन में कन्वर्ट हुआ और इस एक्सप्लोजन से जो चीज बनी उसे आज हम सन के नाम से जानते हैं। सन की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इसके कारण आसपास के जो स्टूवर्ड्स थे या फिर हम कहें सूक्ष्म द्रव्य वो इसके आसपास चक्कर लगाने लगे और ये चक्कर लगाते लगाते आपस में टकराते और कई सारे धमाके करते। लेकिन आपस में टकराने से ये एक प्लेनेट के रूप में बनते गए जिसे आज हम अर्थ, मार्स, मरकरी, वीनस और बाकी प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। ये सभी प्लैनेट्स उस एक्सप्लोजन से ही बने। उस वक्त तक सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट था थिया के नाम से जो अर्थ और मार्स के बीच में था। जो स्टोवर्ड्स पहले सन के अराउंड रोटेट करते थे, जो पहले सूरज का चक्कर लगाते थे, वो पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे और साथ में थिया प्लैनेट भी पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। और जो स्टुअर्ट थे वो कई बार धरती पर आकर गिरते रहते, ऐसा लाखों साल तक चला और थिया पे भी सेम चल रहा था और इसी कारण थिया अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने लगा और अर्थ एक दिन ऐसा आया कि थिया अर्थ से आके अर्थ और थिया के आपस में टकराने से अर्थ के कुछ टुकड़े एटम के रूप में अर्थ के अराउंड रोटेट करने लगे। मतलब पृथ्वी के ही कुछ टुकड़े पृथ्वी के ही चक्कर लगाने लगे और ये दोनों आपस में टकराकर एक और चीज बने जिसे आज हम चांद या फिर मून के नाम से जानते हैं। और यहाँ से मिला पृथ्वी को अपना पहला सैटेलाइट या फिर कहीं नेचुरल उपग्रह। इस समय तक पृथ्वी पर एकमात्र ही समुद्र था और वो पूरा समुद्र लावा से भरा था जो 1800 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था और इस लावा के अंदर ऐसी कई सारी चीजें थी जिसे आज हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं। और जब समय के साथ साथ पृथ्वी ठंडी हो गई तो कई भारी एलिमेंट्स जो थे वो अर्थ के अंदर जाने लगे, वो अर्थ के कोर में चले गए और जो हल्के एलिमेंट थे वो अर्थ की ऊपरी सतह पर आ गए। कई सालों तक अर्थ पर म्यूटरॉइड्स की बारिश होती रही जो पानी, मिनरल्स और नमक से भरे हुए थे। पानी की मदद से ही पृथ्वी पर पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर सूक्ष्म जीव को देखा गया और कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी पानी से भर गई और जो लावा थे वो फूट नहीं रहे थे क्योंकि पृथ्वी पूरी ठंडी हो चुकी थी। जो रेडियो एक्टिव थे वो अर्थ के कोर में जा चुके थे और वो अर्थ के कोर को गर्म रख रहे थे। पूरी अर्थ बर्फ की लेयर से ढक चुकी थी तो जो गर्माहट थी वो लॉक हो गई और इसी ने क्रिएट करा वॉल्केनोस को। जब इन ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ तो ऐसे कई हजार ज्वालामुखी एक साथ धरती पर आ गए अचानक से और ये ज्वालामुखी कई सालों तक लगातार फूटे और जो इनमें से लावा निकला वो धीरे धीरे सूखने के बाद जमीन के रूप में बदलने लगा और यहीं से निर्माण हुआ लैंड या फिर कहें जमीन का। इस वक्त तक अर्थ के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं था तो इसीलिए अभी भी मीटरॉइड्स की बारिश लगातार अर्थ पर हो रही थी। पर जैसे जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टेबल होने लगा वॉल्केनोस भी स्लो हो गए, ज्वालामुखी कम फूटने लगे और पृथ्वी पर इस तरह से एक दिन का निर्माण हुआ जब उस टाइम एक दिन का जो ड्यूरेशन होता था वो होता था 12 घंटे। धीरे धीरे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रुप में रहने लगे और जो पानी के अंदर मिनरल मौजूद था उसे कंज्यूम करने लगे और जो कंज्यूम करके फिर जो भी ये एक्सक्रीशन अपने शरीर से कह सकते हैं मलमूत्र के रूप में ऑक्सीजन निकालने लगे। इस ऑक्सीजन ने एटमॉस्फेयर को काफी मजबूत बनाया। एटमॉस्फेयर स्टेबल होने के बाद वॉल्केनो ना के बराबर ही फूटते थे जिससे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो और स्टेबल होने लगा। ऑक्सीजन भी अब अर्थ पर बढ़ चुका था तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और पूरी पृथ्वी फिर से एक बार बर्फ से ढक ढक चुकी थी। ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरने लगे। अब पृथ्वी जो कि ऑक्सीजन से भरी हुई थी और ऑक्सीजन अब मिनरल के साथ रिएक्ट करने लग गया। जब मिनरल ने पानी के साथ रिएक्ट करा तो फिर पूरी पृथ्वी लाल ग्रह बन गई, कह सकते हैं पूरी पृथ्वी मार्स की तरह दिखने लग गई थी। और तभी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स चटकने लगी जिससे कि जो अंदर का बॉइलिंग लावा था वो बाहर आ गया जिससे पूरी पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड से भर। कार्बन डाइऑक्साइड के भरने की वजह से ही पृथ्वी पर एसिड रेन शुरू हो गई। एसिड रेन ने पूरी पृथ्वी के टेम्परेचर को गिरा दिया और पृथ्वी पूरी बर्फ से ढकने लगी धीरे धीरे
और इससे पृथ्वी पर आइस एज आया। और जब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी तो पूरी पृथ्वी एक सफेद चमकीला गोला दिखाई दे रही थी, जिससे सन की जो भी किरणें आती थी वो पृथ्वी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती थी, बल्कि उल्टा रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती थी। इसी वजह से पृथ्वी कई लाख सालों तक एक बर्फ का गोला बनकर रही। और कुछ समय बाद ही वॉल्केनोस दोबारा से फटने लगे और बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई। और जैसे ही बर्फ पिघलना शुरू हुई, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो मर रहे थे पहले, उन्होंने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने आप को ग्रो करने के लिए और अपने आप को मजबूत कर। इसी के साथ ही समुद्र में कुछ नए सी प्लांट्स भी उगे, पर फिर से एसिड रेन शुरू हो गई और फिर से पृथ्वी का टेम्परेचर गिरने लगा और फिर से पृथ्वी एक बर्फ का गोला बन गई। ये साइकिल कई लाख सालों तक ऐसे ही चलती रही। समय के साथ साथ जो सी एनिमल्स थे वो अपने आप को एटमॉस्फेयर के साथ, जो वातावरण था उसके साथ इवॉल्व करने लग गए और वॉल्केनोस दोबारा से फटे, जिसकी वजह से बर्फ दोबारा पिघलने लगी। जैसे ही बर्फ दोबारा पिघलने लगी तो जो सी प्लांट्स थे वो बहुत तेजी से बढ़े और इन्होंने ऑक्सीजन को बढ़ाया पृथ्वी पर, जिससे कि पृथ्वी की जो ओजोन लेयर थी वो भी मोटी हो गई और वॉल्केनोस का फटना भी कम हो गया। इसी के साथ ही पृथ्वी पर पहला पौधा मोसोस पाया जाने लगा और पौधों की जो लंबाई थी वो 80 से 100 फीट तक होने लगी। वो इतना डेवलप हो चुके थे कि आज की 4 से 5 मंजिला इमारत के बराबर पहले एक पेड़। यही समय था जब पानी से जानवर निकलकर धरती पर आने लगे और ये जानवर धरती पर सर्वाइव करना सीख रहे थे। धीरे धीरे समय के साथ जब ये जानवर धरती पर आकर रहना सीख गए तो ये डायनासोर्स में बदलने लगे। इनमें से कुछ हवा में उड़ने लगे, कुछ जमीन पर रहने लगे और कुछ पानी पर ही रह रहे थे। वो डायनासोर जो घास और पेड़ खाते थे वो काफी लंबे और मजबूत हो गए और जो मांस खाते थे उनकी रफ्तार बढ़ गई और वो हाइट में छोटे थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर जमीन एक डेजर्ट थी और जो पेड़ थे वो ज्यादातर समुद्र के पास ही थे और जंगलों का समुद्र के पास होने की वजह से डायनासोर्स सिर्फ जंगलों में ही रहते थे, इसीलिए ये जनसंख्या सिर्फ एक जगह पर ही सीमित थी। कुछ समय बाद जो पेंगिया आइलैंड था, जहां पर सारे जानवर और जंगल थे, वो कई टुकड़ों में बट गया, जिससे कि सभी जानवर और जंगल दुनिया के कई सारे हिस्सों में पहुंच गए और जो पानी था वो भी एक जगह पर नहीं रुका, वो भी पूरी पृथ्वी पर धीरे धीरे फैलने लग गया। और इवॉल्व होने की वजह से जो डायनासोर थे वो बड़े भी होते गए और स्ट्रांग भी होते गए और ऐसी कई सारी नई स्पीशीज आई डायनासोर जो पानी से लेकर जमीन पर रहने लगी। इनमें से कुछ हवा में भी उड़ते। अभी अफ्रीका से एक जमीन का टुकड़ा, जिसे आज इंडिया के नाम से जानते हैं, आज के तिब्बत से आके टकराया। इन दोनों के टकराने से एक पहाड़ बना जिसे आज हिमालय के नाम से जानते हैं। आज से लगभग 6.5 साल पहले एक बहुत बड़ा मेटेराइट, जिसका वजन लगभग 4.5 लाख करोड़ था, वो पृथ्वी से आकर टकराया। पृथ्वी से टकराने के पृथ्वी की ऊपरी सतह से इसका संपर्क होते ही इसमें आग लग गई और पृथ्वी से टकराने के बाद ही इसकी वजह से पूरी पृथ्वी एक धूल का गोला बनकर रह गई। सब कुछ पृथ्वी पर तबाह हो गया। डायनासोर यहीं से विलुप्त हो। पृथ्वी पूरी धूल और अंधेरे से भर गई। सूरज की रोशनी फिर से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी और फिर से एसिड रेन शुरू हो गई। पृथ्वी का तापमान दोबारा गिरने लगा और दोबारा पृथ्वी पर बर्फ पड़ने लग गई। पर इस वक्त ये बर्फ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और धीरे धीरे पिघलना शुरू हो। पेड़ से टकराने के बाद जो कोई जानवर भी बचे थे वो बर्फ पिघलने के बाद धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे और जो सबसे पहला जानवर सामने आया वो था मंकी। और ये मंकी जब अफ्रीका में जो पेड़ सूखने लग गए तो इन्होंने अपने पैर पर चलकर ट्रेवल करना शुरू करा और जैसे ये एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, इनका रंग रूप सब धीरे धीरे इवॉल्व होता गया और फिर धीरे धीरे इन्होंने शिकार करना सीखा। इन्होंने आग का आविष्कार करा और ऐसे कई सारे आविष्कार। जो बंदर थे वो एप्स में कन्वर्ट हो गए और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोजें करी, जैसे कि रिलीजन, अपनी अलग भाषा, कल्चर और जितनी भी आज हम चीजें देखते हैं वो सब।